हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटल टॉपिक पे। मेटल बेसिकली होते क्या हैं, इनको हिंदी में हम लोग धातु समझते हैं। आप इसको सिंपल सा आप समझ सकते हैं, जैसे एक कंडक्टर होता है उसी तरह ही मेटल होता है, जिस पे क्या कर सकते हैं, किसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हीट का ट्रांसमिशन हो सकता है। इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं वो एक मेटल के कैटेगरी में आती हैं, ठीक है ना। तो हम मेटल की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में न जाते हुए हम इसके कुछ बेसिक चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक सबसे पहले हम बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन पे अगर जाते हैं तो इसको बेसिकली दो तरह के दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो क्या होगा आपका फेरस मेटल होगा, दूसरा नॉन फेरस मेटल होगा। फेरस मेटल वो होंगे जिसमें क्या होंगे, जो लो तत्व होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट में पाए जाएंगे, तो वो आपके क्या होंगे, वो फेरस मेटल में होंगे, ठीक है ना, लोह धातु कहलाएंगे। अब इस फेरस मेटल को अगर देखते हैं तो इनको भी चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहला है आपका पिग आयरन, नेक्स्ट वन इज कास्ट आयरन, थर्ड क्या है आपका रॉट आयरन, और फोर्थ क्या है इस्पात, दैट इज स्टील, ठीक है ना। अब इनका जो क्लासिफिकेशन है चार पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया उसका बेसिक रीज़न क्या है, तो उसमें अवेलेबल जो कार्बन के परसेंटेज हैं दैट आर द बेसिक रीज़न बिहाइंड इट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इसमें जो परसेंटेज के कंटेंट कितने परसेंट कार्बन है उसके बेसिस पे अलग अलग मेटल्स को क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले वन बाय वन हम इसको क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या, ओके, हम इसके एक एक चीज़ों को जानने से पहले हम उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स को देखते हैं कि कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग द कास्टिंग ऑफ द मेटल। जब हम मेटल को अलग अलग फॉर्म में यूज़ करते हैं फॉर द इंजीनियरिंग पर्पस, तो उसको जब कास्टिंग करते हैं, बनाते हैं, और फाइनली आउटपुट जो मिलता है उस ड्यूरेशन में उसको कौन कौन से टेक्निकल टर्म यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि नॉन फेरस मेटल क्या होते हैं। तो नॉन फेरस वो होते हैं जिनमें क्या होती है, जो लोहे का जो परसेंटेज होता है वो लगभग ना के बराबर होता है या बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। इसके एग्जांपल अगर बात करते हैं तो वो एल्युमिनियम होगा, तांबा होगा, शीशा होगा, टिन, ये सब की क्या है, एग्जांपल है नॉन फेरस मेटल के, ओके। हम बात करते हैं टेक्निकल टर्म जो जो यूज़ किए गए हैं। जैसे सबसे पहले हार्डनेस। तो हार्डनेस क्या, उस पे जब हम क्या करते हैं, नेल से स्केचिंग करते हैं तो उस पर कोई इंप्रेशन जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस कितना हार्ड है। अगर उस पर हम नेल से स्क्रैच करते हैं तो उस पर क्या इंप्रेशन जनरेट हो जा रहा है तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। लेकिन अगर हम नेल से उस पर स्क्रैच करते हैं और कोई इंप्रेशन जनरेट नहीं हो रहा तो बहुत ही हार्ड कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना, ये उसकी हार्डनेस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है, तो किसी भी पदार्थ की डक्टिलिटी ये रिप्रेजेंट करती है कि उसको उस पर टेंसाइल स्ट्रेस अगर अप्लाई करते हैं तो उसको एक तार के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना ज़्यादा लोड लगा के उसको हम एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और कितने कम डाया में, ठीक है ना। तो ये उसकी क्या रिप्रेजेंट करती है, इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। इसी में आगे टॉपिक पे बात करते हैं। प्लास्टिसिटी क्या होती है, ऐसे पदार्थ जिनमें जिन्हें आसानी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं या मोड़ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्लास्टिसिटी मतलब ये है कि किसी भी पदार्थ को आप कितना ईजिली किसी भी डिज़ायर्ड शेप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, जब आप उस पर क्या कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वो उसकी क्या रिप्रेजेंट करेगी, प्लास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो सभी प्रकार की परिस्थितियों को आसानी से बर्दाश्त कर सकें। मतलब हर तरह की जो एडवर्स विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने आप को क्या कर बनाए रखें, मतलब उस पर किसी भी क्लाइमेटिक एक्शन का या कोई भी फिजिकल कोई भी इम्पैक्ट ना पड़ता हो, ठीक है ना। मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा वो लोड को बेयर कर सके, वो टूटे ना, मतलब हर स्थिति में वो अपने साइज और शेप को क्या कर सकता है, बना रखे। फिर बात करते हैं टफनेस। टफनेस क्या होता है, टफनेस का मतलब ये होता है कि टूटने से पहले कोई भी सब्सटेंस कितना ज़्यादा एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर पा रहा है। ऐसे पदार्थ जिन्हें हथौड़े की चोट से आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब बहुत ज़्यादा आप उसको क्या करेंगे, चोट करेंगे तब जाके वो टूटेगा, मतलब टूटने से पहले बहुत ज़्यादा आप उस पर क्या कर रहे हैं, एनर्जी ला रहे हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या होंगे, टफनेस कहलाएंगे, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो टफनेस की कैटेगरी में, ठीक है ना। ब्रिटलनेस क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिन्हें आसानी से तोड़ा या जा सकता है वो क्या होंगे, ब्रिटल होंगे। ब्रिटल मतलब भंगुर, मतलब अगर उस पर इम्पैक्ट कोई भी लोड लगता है तो वो तुरंत के तुरंत क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए आप, शीशा हो गया, कांच हो गया, ठीक है ना। मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से हम उस पर अगर कोई भी फोर्स, कोई लोड या स्ट्रेस लगाते हैं तो उसको हम एक थिन शीट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंट इट्स मेलेबिलिटी, ठीक है ना। बात करते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ये रिप्रेजेंट करता है कि बल हटाने पर
ऐसे पदार्थ जिस पर बल के हटने पर उसमें उत्पन्न जो विकृति समाप्त हो जाती है। मतलब कोई भी सब्सटेंस है, अगर हम उस पर लोड लगाते हैं तो उसमें क्या होगा, डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा, ठीक। अगर हम लोड को हटा देंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने का कोशिश करेगा। जैसे हम बात करते हैं एक रबर, रबर में हम जब तक लोड लगा के रखेंगे तब तक क्या करेगा, उसकी स्थिति क्या होगी, चेंज होगी। जैसे ही हम उस लोड को हटाएंगे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की जो कोशिश करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल में, यही उसकी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं फेरस मेटल के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। फेरस मेटल क्या होते हैं, ये प्रायः कार्बोनेट, ऑक्साइड, सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। धातु की इन यौगिकों को अयस्क कहा जाता है। मतलब ये जिस फॉर्म में पाए जाते हैं, जो भी आपके मेटल हैं अयस्क, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं, अयस्क या ओर्स, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं, ओर्स। मतलब जहाँ भी जिस अवस्था में जिस कंपाउंड के जिस फॉर्म में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं, ठीक है ना। अयस्क क्या एक खनिज पदार्थ होता है जिसे गर्म कर कर पिघलाया जाता है और उसमें जो उपस्थित अशुद्धियाँ होती हैं उनको हटा के और आप फाइनली क्या प्राप्त करते हैं, धातु प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं मुख्य लोह के अयस्क कौन कौन से, मतलब जहाँ से लोहा आपको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से बेसिक सोर्सेज हैं अयस्क के, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हेमेटाइट है। हेमेटाइट क्या होता है, रासायनिक रूप से इसको Fe2O3 कहा जाता है, ठीक है। इसमें लोह अयस्क की मात्रा 65 से 70% तक होती है। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं लिमोनाइट। लिमोनाइट क्या होता है, फार्मा Fe2O3.3H2O, ठीक है ना। इसमें लो अयस्क के परसेंटेज कितने होते हैं, 60% होते हैं, ठीक है ना। फिर मैग्नेटाइट, इसका रासायनिक नाम Fe3O4 होता है। अयस्क की मात्रा इसमें 70 से 72% तक पाई जाती है। फिर पायराइट होता है, इसका रासायनिक नाम Fe2। इसमें जो जो मैंने अंडरलाइन कर रखे, बस उतनी चीज़ों को बेसिकली आपको याद रखना, ठीक है ना। इसमें अयस्क की मात्रा कितना 45 से 47% तक होती है। इसमें गंधक की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें क्या होती है, भंगुर प्रॉपर्टी आ जाती है। पायराइट जो आपका अयस्क है, इसमें खास बात क्या होती है कि इसमें गंधक की क्वांटिटी होने के कारण इसमें क्या होती है, ब्रिटलनेस नेचर आ जाता है, ठीक है ना। फिर शेडराइट है, शाइडराइट। अब हम इसमें बात करते हैं इन सभी जो भी अयस्क पाए जाते हैं उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा होता है अयस्क, जिससे हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आयरन और अच्छी क्वालिटी का। तो हम बात करते हैं तो इसमें सभी में हेमेटाइट सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसका शोधन बहुत ईजिली कर सकते हैं। मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा अधिक होती है, किंतु शोधन की जो प्रोसेस होते हैं उसमें थोड़ी सी क्या होती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। इसलिए हम हेमेटाइट पे ज़्यादा फोकस करते हैं आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ओके, करते हैं अगले, कौन कौन से टाइप्स ऑफ फेरस मेटल, ठीक है ना। जो फेरस मेटल के कौन कौन से अलग टाइप्स हैं उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। जैसे सबसे पहले पिग आयरन की बात करेंगे, फिर कास्ट आयरन की, फिर रॉट आयरन और स्टील। इसमें हमने इससे पहले भी बात की कि इसको किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बात करते हैं पिग आयरन। पिग आयरन क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कैसे क्या क्या प्रोसेस अपनाते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, इसको गर्म करने के लिए ईंधन के रूप में कोयले को और गलाने के लिए चूना पत्थर को क्या करने की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी सब्सटेंस होते हैं और जो होते हैं उनको मेल्ट करने के लिए, तो इसमें क्या होता है, चूने के पत्थर को एज ए गालक के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जिससे क्या हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, कम हो जाए, जिसको आप ईजिली क्या कर पाएँ, गर्म कर पाएँ, ठीक है ना। आइस को पिघलाने पर धातुमल दैट इज स्लैग ऊपर आ जाता है, जो वेस्ट होता है, और उसको हटा लेते हैं, ठीक है ना। ठीक, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़। तो जो पिग आयरन होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है ना। यह अशुद्ध अपरिष्कृत क्रूड होता है। इसमें लोहे की मात्रा कितनी होती है, 95% होती है, तथा 4 से 4.5% तक क्या होता है, कार्बन कंटेंट होता है। से सभी क्या होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो कार्बन कंटेंट है इसमें सबसे ज़्यादा है, 4 से 4.5%, जिसकी वजह से क्या होती है, इसमें भंगुर प्रॉपर्टी होती है, दैट इज़ ब्रिटलनेस नेचर। कच्चे लोहे को क्या बोलते हैं हम लोग, पिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसे भट्टी से निकालकर बलुआ ज़मीन पर फैलाकर, अच्छा इसका बेसिक रीज़न क्या है कि इसको पिग आयरन बोलते हैं, यही बताया गया है इसमें कि जब हम जो भी भट्टी होती है वहाँ से हम इसको निकालते हैं और बलुई ज़मीन पर इसको फैला कर क्या करते हैं, सुखाते हैं, ठीक है ना। यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो ये देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। कच्चा लोहा परिष्कृत भंगुर होता है, ऐसे भवन संरचनाओं में प्रयोग
नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है हमेशा लोड लग रहता है, कभी सडन लोड लगता है, कभी ग्रेजुअल, तो वहाँ पे क्या होता है ब्रिटलनेस नेचर होने की वजह से इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है ना। फिर भी अगर देखते हैं कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो वाटते भट्टे से निकलने वाली धातु मल का प्रयोग स्लैग सीमेंट, स्लैग ईट, फर्स्ट टाइल और हल्के भार वाली कंक्रीट को बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसी में कास्ट आयरन। कास्ट आयरन क्या होता है, कच्चे लोहे को परिष्कृत करके बनाया जाता है, ठीक है ना। इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है, 2 से 4.5% होता है, ठीक है ना। उत्पादन के लिए यहाँ पे कौन सी भट्टी का यूज़ किया जाता है, क्यूपोला भट्टी का, ठीक है ना। ओके, प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी खास बात क्या होती है, भंगुर नेचर के होते हैं, इनमें वेल्ड या रिविटिंग नहीं की जा सकती है। रिविटिंग का मतलब आप समझ सकते हैं कि जब दो कोई लोहे के पीस को एक एक दूसरे से जोड़ना हो तो उसमें क्या करते हैं, एक कील से क्या करते हैं दोनों की ओर छेद करके और दूसरी साइड हैमरिंग करके उसको क्या करते हैं, रिविटिंग करते हैं, ठीक है ना। बिल्डिंग भी होती है, रिविटिंग भी होती है, लेकिन रिविटिंग क्या होती है, टेम्प्रोरी एक तरह से होती है, प्रोसेस होता है, ठीक है ना। दो अलग अलग डिफरेंट मेंबर को एक साथ जोड़ने के लिए, ठीक है ना। यह झटकों और आघात को नहीं सहन कर सकता, क्योंकि ब्रिटल नेचर का होगा तो क्या होगा, झटका जब जैसे ही लगेगा वो तुरंत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो अंडरलाइन किए गए हैं वो थोड़े इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, जिनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना। हाँ, एक चीज़ और, संपीड़न में मजबूत होते हैं परंतु तनन में कमजोर होता है। जैसे ब्रिटल, इस आयरन की जो भी ये आयरन है इसकी सबसे खास बात क्या है, ये ब्रिटल नेचर का है। तो ब्रिटल जो भी होंगे उसमें क्या होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, और टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। ओके, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स हैं कास्ट आयरन के, तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं रॉट आयरन। रॉट आयरन में क्या होता है, ये लोहे का सबसे शुद्ध रूप होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा पूछा जाता है कि लोहे का सबसे शुद्ध फॉर्म कौन सा होता है, तो भैया रॉट आयरन होता है। इस क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट क्या होता है, सबसे कम होता है, दैट इज़ 0.25% तक ही होता है, ठीक है। अब इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस दिए गए हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। प्रॉपर्टी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग वर्क में इस स्टील को क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज़ करते हैं, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं, सबसे शुद्ध होता है इसलिए महंगा भी होगा, ठीक है ना। इसे खींचा जा सकता है, चोट को सह सकता है, ठीक है ना, या आघात और झटकों को भी सह सकता है। इसमें जंग वगैरह बहुत जल्दी लग जाता है, ठीक है ना, तो ये इसकी थोड़ी सी ड्रॉबैक है। ओके, अब इसके यूज़ वगैरह भी देख लीजिए, तो इसको ओके, हम लोग बात करने वाले हैं अब स्टील। स्टील क्या होता है, ये भी उसी की बेसिस पे क्लासीफाइज की कार्बन कंटेंट को जितना ज़्यादा आप कम करते जा रहे हैं उसी बेसिस पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन आपकी मेटल के आते रहे, ठीक है ना। तो स्टील कार्बन कंटेंट 1.5% तक होता है, ठीक है ना। और इस्पात का भार मतलब इसकी डेंसिटी के बारे में बात की गई है, 78-50 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है ना। ओके, इस्पात को बनाने में कार्बन की प्रतिशतता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैरी करती है, इसीलिए इसको भी क्या कर दिया इन्होंने, तीन तीन पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड किया है। सबसे पहले लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, फिर हाई कार्बन स्टील, ठीक है। अब देखिए मीडियम, सबसे पहले लो कार्बन स्टील में क्या होता है, कार्बन परसेंट क्या होता है, 0.25% होता है। फिर मीडियम में 0.25 से 0.7% होता है, और हाई कार्बन स्टील में 0.7 से 1.5% तक होता है। और इसके भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, उसको बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बट इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है ना। सबसे पहले प्रॉपर्टी को हम लोग देख लेते हैं। इस बात को टेम्पर करके कठोर बनाया जा सकता है, मतलब पहले क्या होगा, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी थोड़ी सी कम होगी, प्लास्टिसिटी नेचर की होंगी, तो इसको आप कठोर कर सकते हैं किसकी, थोड़ी टैम्परिंग करके। या अधिक लचीला आघात वर्धनीय धातु होता है, ठीक है ना। फोर्जिंग, बेल्डिंग, रिविटिंग, इन सभी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा हमने बताया, स्टील ही एक ऐसा वो होता है मेटल जिसका हम सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग वर्क के लिए करते हैं। जैसे आप छत की ढलाई के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, कॉलम बनाने के लिए, और जो बीम की ढलाई करते हैं उस ड्यूरेशन में जो रीइंफोर्समेंट जो सरिया का यूज़ होता है बेसिकली स्टील के ही बने होते हैं, ठीक है ना। ठीक, इसकी संपीड़न और तनन दोनों ही क्या होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, तो ये इसकी कुछ खास बात होती हैं। इसके साथ साथ इसका यूज़ कहाँ पे, जैसे आई, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के खंड जैसे आई हो गया, आई सेक्शन हो गया, टी सेक्शन हो गया, चैनल हो गया, एंगल, ये सभी चीज़ों में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इस्पात के विभिन्न उपयोग, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस्पात, जैसे मृदु इस्पात दैट इज सॉफ्ट आयरन, ठीक है ना, सॉफ्ट स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील, तो इससे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट बनाए जा सकते हैं, कुछ इंजीनियरिंग वर्क के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं BIS क्लासिफिकेशन ऑफ
स्टील, जो स्टील का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ BIS। BIS, बी स्टैंड फॉर ब्यूरो, आई स्टैंड फॉर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, आई स्टैंड इंडियन, एस फॉर स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक तरह से हेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका बेसिक उद्देश्य क्या होता है, ये किसी भी जो भी अलग अलग इंजीनियरिंग वर्क के लिए मटेरियल यूज़ किए जा सकते हैं उसके लिए एक कोड निर्धारित कर देता है, जिसके बेसिस पे उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी डिसाइड की जा सकती है, ठीक है ना। तो इन्होंने किस बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया है, तो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है मेटल, उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ की बेसिस पे इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। ओके, तो इसी में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए एक टेबल दी गई है जिसमें क्या किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है ना, जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी बेसिस पे लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील को क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, अब बात करें धातुओं का संचारण। अब देखिए जो धातु हैं मेटल, इनका हम लोग इंजीनियरिंग वर्क के लिए यूज़ किया करते हैं और ये कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर के क्या होते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं। तो डे बाय डे देखने को मिलता है कि इसका संचारण होने लगता है, मतलब इसका डिटोरिएशन होने लगता है। ये धीरे धीरे क्या होते हैं, इनकी क्वालिटी जो होती है वो डिग्रेड होने लगती है। तो इनकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव रखना और इसको अच्छे से यूज़ भी करना है, ठीक है ना। तो इसलिए इनकी जो संचारण है, मतलब इसका जो कोरोजन होने लगता है, इन सभी को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। कि संचार में क्या होता है, सभी लोग धातुओं में जंग लग जाती है जिसके कारण ये शीघ्र ही नष्ट होने लगते हैं, ठीक है। धातुओं का इस तरह से नष्ट होना क्या कर लेता है, संचारण कहलाता है। तो अब ये संचारण जो हो रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें इंजीनियरिंग वर्क के लिए इसको यूज़ करना है। तो इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं, जैसे जब लोह धातुओं पर टिन का प्रलेपन कर देते हैं, मतलब लेपिंग कर देते हैं, ठीक है ना, कोटिंग कर देते हैं, तब इसे टिन प्लेटिंग कहते हैं। जब लो धातु पर जिंक का प्रलेपन करेंगे तो उसे जस्तीकरण प्रलेपन कहते हैं। और जब कॉपर या निकिल, कॉपर कॉमन निकिल का प्रलेपन करते हैं तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ खास बातें हैं जो थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस मेटल जैसा कि हम लोगों को पता है, इसमें क्या होता है, जो आयरन की कंटेंट होते हैं वो थोड़े क्या बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में देखने को मिलते हैं रादर देन फेरस मेटल, ठीक है ना। ऐसी धातुएं जिनमें लोहे की मात्रा लगभग ना के बराबर हो या हो भी तो बहुत ही नेग्लिजिबल, ठीक है ना। तो ये सभी क्या होते हैं, अलोह धातु होती हैं, ठीक है ना। ठीक, तो इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जस्ता हो गया, टिन हो गया, ठीक है ना। ये सभी क्या हैं, आपके नॉन फेरस मेटल के क्या होते हैं, कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। तो इनको वन बाय वन करके थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एल्युमिनियम के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम क्या होता है, एल्युमिनियम के बारे में बात करते हैं, तो ये लोह धातु होगा सबसे पहली बात, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अगर क्वांटिटी में अगर कोई भी मेटल पाया जाता है तो वो आपका एल्युमिनियम होता है। ये एक तरह से जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है ना। अब ये विभिन्न रूपों में पाया जाता है, ठीक है ना, जैसे ऑक्साइड हो गया, सल्फेट्स हो गया, सिलिकेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, इन सभी फॉर्म में क्या होते हैं, एल्युमिनियम पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसका एल्युमिनियम का मूल घटक एलुमिना, एलुमिना क्या है, एक तरह से क्या है, इसका ओर्स है जिसमें ये मेनली पाया जाता है, ठीक है ना। व्यावसायिक रूप से इसे बॉक्साइड के रूप में क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, देखिए प्रॉपर्टीज़, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, ठीक है ना। और इसे पहले देख लीजिए कि कहाँ कहाँ एलुमिनियम जो है आपके इंडिया में, कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे इनकी क्वांटिटी अच्छे से अवेलेबल है। तो इनकी प्रॉपर्टी पे देख लीजिए। प्रॉपर्टी क्या है, ये विद्युत ऊष्मा का अच्छा चालक है, दैट इज़ द बेस्ट बेस्ट कंडक्टर, इस पर जंग नहीं लगता। दूसरी खास बात, यह नम और तन्य होते हैं, ये आसानी से वेल्ड वगैरह कर सकते हैं, इन्हें चुंबकित नहीं किया जा सकता। ये आघात को ईजिली क्या कर सकते हैं, सह सकते हैं। और इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, तो इसमें देख लीजिए, इससे बर्तन, घरेलू सामान, बिजली के तार, ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं आप लोग, इससे बना सकते हैं। फिर बात करते हैं कॉपर, दैट इज़ तांबा। एक मिनट, ओके, हाँ बात करते हैं हम लोग तांबा के बारे में, ठीक है ना। तांबा के, ठीक, इस इसकी मुख्य अयस्क कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट, ये है अयस्क जो जिस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, आपको कॉपर इजीली मिल सकता है, तो वो कॉपर ग्लांस और कॉपर पायराइट है। ये बेसिकली इसकी ओर से बेटा, ठीक है ना। ठीक, इसकी कुछ
खास खास प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, राजस्थान, ये कुछ स्टेट है अपने इंडिया में जहाँ पे इनकी क्वांटिटी ईजिली मिल सकती है आपको, ठीक है ना। फिर बात करते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये नर्म तन्य आघात वर्धनीय होते हैं, ठीक है ना। इन पर जंग नहीं लगता। ये ऊष्मा का बहुत अच्छा क्या होता है, कंडक्टर होता है। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिसिटी में इसका इफेक्टिवली यूज़ करते हैं वायर वगैरह बनाने के लिए। यूज़ कहाँ पे करते हैं, जैसे देखिए बिजली के तार वगैरह बनाने के लिए कर सकते हैं, पत्थर चिनाई में डावल छड़ के, डावल छड़ मतलब एक तरह से रीइंफोर्समेंट के लिए, ठीक है ना। पत्थर की अगर चिनाई कर रहे हैं तो क्या होगा, वो ब्रिटल नेचर का होगा। ब्रिटल नेचर का होगा तो वो तुरंत टूट सकता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ झेल नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना, सीलन वगैरह के रोकने के लिए। फिर बात करते हैं हम लोग जिंक, दैट इज जस्ता, ठीक है ना। ये कौन कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट के रूप में क्या कर सकते हैं, ये मिल सकते हैं आपको अपने पृथ्वी पर, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी। तो ये क्या होते हैं, थोड़े से खुरदरे रवेदार धातु होते हैं, ठीक है ना। ये भंगुर नेचर के होते हैं, इनमें जंग नहीं लगता। और ये ऊष्मा और विद्युत के दोनों ही बहुत क्या होते हैं, बहुत अच्छे चालक होते हैं, जिंक, ठीक है ना। कहाँ यूज़ करते हैं, तो बिजली के शेल बनाने में, छपाई के ब्लॉक बनाने में, कांच की बोतल के ढक्कन जो होते हैं उनको बनाने के लिए, और परिरक्षक के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कांच। कांच का इफेक्टिवली यूज़ देख लीजिए कहाँ कहाँ पे करते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इंजीनियरिंग वर्क के लिए, जो डेकोरेशन के पर्पज़ के लिए होता है उसका बेसिकली। फिर टिन, टिन दैट इज़ रांगा जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना। यह प्रकृति में ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। किस फॉर्म में पाया जाता है, ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, ठीक है। यह भारत में कम पाया जाता है, ठीक बात। टिन पत्थर को पीस कर जलाकर साफ करते हैं और इसे परावर्तनी भट्टी में गलाकर टिन या रांगे की क्या की जाती है, प्राप्ति की जाती है। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देख लीजिए। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये आघात वर्धनीय है, अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। टांगा, फिर यूज़ कहाँ है, टाँका लगाने में। टाँका मतलब जब दो डिफरेंट मेटल को क्या कर सकते हैं, एक साथ जोड़ना हो या कहीं जॉइंट्स प्रोवाइड करना हो तो उस कंडीशन में, ठीक है ना, टाँका लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्यूज़ तार जो होती हैं, फ्यूज़ में एक देखा होगा आपने, तार लगा रहता है, ठीक है ना। उस तार को बनाने के लिए आप क्या इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग, टिन का, ठीक है ना। फ्यूज़ तार धातुओं के संरक्षण और आवरण के रूप में भी इनका क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। बाकी कोई और टॉपिक होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, उस पर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ओके।